रॉ का डायरेक्टर जनरल धावन अपने 3 एडिशनल डायरेक्टर्स और 4 ऐसे सुराग रसानों के साथ बैठा हुआ था जिन्होंने भारत के आसपास के मुल्कों में जासूसी के फराइज हमेशा कामयाबी से अदा किए और उन मुल्कों में अपने एजेंटों और किराए के आलाकारों के जरिए दहशतगर्दी और तखरीबकारी करवाते आए थे। वो सब रॉ तंजीम के निहायत कामयाब अफसरान कहलाते थे। बाज़ औक़ात नाकामियों को बड़ी हिकमत अमली से कामयाबियों में तब्दील कर लिया करते थे। अब उनके लिए ताबानी एक मसला बन गई थी। पहले उनका ख्याल था कि ताबानी के जरिए डॉक्टर आमना को अगवा करके अपनी निगरानी में अपने ही मुल्क में शमशीर सिंह कालिया का इलाज करवा लेंगे, लेकिन उनकी तवक्को के खिलाफ ताबानी का मन मिजाज बदल गया। उसने कालिया को अगवा करके उसके इलाज में रुकावट पैदा कर दी। उन्होंने हालात से समझौता करने के लिए आमना को लंदन रवाना कर दिया था और दिन के 11 बजे तक ये तवक्को थी कि ताबानी डॉक्टर आमना के लंदन पहुंचने की तस्दीक करते ही कालिया को उनके हवाले कर देगी। एक एडिशनल डायरेक्टर ने कहा, फिलहाल हम ऐसा करने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन गेंद अभी हमारे कोर्ट में है। ताबानी और फरमान भारत में कहीं हैं। वो दोनों भी लंदन जाना चाहेंगे। क्या उनकी लंदन यात्रा में रुकावट पैदा की जा सकती है? एक सुराग रसा ने कहा, अगर किसी तरह बड़ी राजदारी से फरमान को गिरफ्तार करके कहीं कैद किया जाए तो हमें इल्जाम नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आकर और रूपोश रहकर तखरीबी कार्रवाइयां करता रहता था। उसकी गुमशुदगी की जिम्मेदारी हम पर नहीं आएगी। एडिशनल डायरेक्टर ने कहा, हमारी इस बात को दुनिया मानेगी, लेकिन ताबानी और उनका सरपरस्त गॉडफादर हाशिम वगैरह समझ लेंगे कि आइंदा कार्रवाई के लिए हमने फरमान को यरगमाल बनाकर कहीं छुपा दिया है। वो लोग लंदन में फिर कालिया को नुकसान पहुंचाएंगे। डीजी धावन ने कहा, कालिया की बेटी शिल्पा हमें कल से परेशान कर रही है। वो हर रोज फोन के जरिए अपने बाप से बातें किया करती थी। कल रात उससे बात ना हो सकी। मैंने उसे बताया है कि ताबानी और फरमान ने उसके बाप को अगवा कर लिया है, लेकिन कल तक उसे लंदन पहुंचाया जाएगा तो वो फोन पर बाप से राब्ता कर सकेगी। उसके बावजूद वो धमकी दे रही है कि कालिया को ताबानी और फरमान से निजात दिलाकर लंदन में उसका इलाज न करवाया गया तो वो घर की भेदी बनकर रॉ की लंका ढा देगी। डायरेक्टर बोला, ये बहुत बुरा हुआ कि हमारे बहुत से अहम राज कालिया हमसे छुप कर अपने पास रखता रहा। हमने उस पर इसलिए शुबा नहीं किया कि वो हमारी तंजीम के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता रहा। वैसे वो आज भी हमारा वफादार है। वो देखता आया था कि रॉ तंजीम और अपने भारत देश की बेहतरी के लिए हम अपने वफादारों को भी कुर्बान कर देते हैं। आज उसकी बेटी शिल्पा के पास हमारे अहम राज न होते तो हम कालिया को लंदन से भारत न लाते, वहीं उसे गोली मार देते। उसकी बेटी शिल्पा मातम करती रह जाती, लेकिन अब वो हमें मातम करने पर मजबूर कर रही है। रॉ के वो तमाम आला ओहदेदार एक मेज के अतराफ बैठे हुए थे। इंटरकॉम पर डीजी धावन से कहा गया, सर, शिल्पा की कॉल है, आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा है कि आप एक मीटिंग में मसरूफ हैं, फिर भी वो आपसे गुफ्तगू करने पर इसरार कर रही है। डीजी धावन ने नागवारी से कहा, ये शिल्पा तो मुसीबत बन गई है। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसने इंटरकॉम को ऑफ किया, फिर फोन का रिसीवर उठाकर कहा, हेलो शिल्पा बेटी, मैं तुम्हारा अंकल धावन बोल रहा हूँ। शिल्पा ने कहा, आप उसी वक्त तक अंकल हैं जब तक मेरे डैडी जिंदा हैं और पूरी तवज्जो से उनका इलाज कराते रहेंगे। आपने कहा था कि आज 11 बजे तक मेरे डैडी को लंदन रवाना किया जाएगा, फिर आपके खुसूसी तैयारे में उनसे फोन पर गुफ्तगू की सहूलत हासिल होगी। धावन ने कहा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। इन कमबख्तों ने थोड़ी देर पहले फोन के जरिए बताया है कि उन्होंने तुम्हारे डैडी को राजस्थान में जयपुर और मंडवा टाउन के दरमियान खेतों के बीच एक झोंपड़ी में छुपा रखा था। दिल्ली से एक हेलीकॉप्टर उन्हें लाने गया। यहाँ एयरपोर्ट के प्राइवेट रनवे पर उनके लिए एक खुसूसी तैयारा खड़ा हुआ है। बस 1 घंटे के अंदर उन्हें लंदन रवाना कर दिया जाएगा। शिल्पा बोली, तैयारे के परवाज करते ही आप उनसे मेरी बात करवाएं। धावन ने कहा, हम तुम्हारे इत्मीनान के लिए फौरन उनसे गुफ्तगू करवाएंगे। शिल्पा ने फोन बंद कर दिया। वो ताबानी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन मुझको जानी दुश्मन की हैसियत से जानती थी। उसने पहली बार मुझे फांसने के लिए अपने हुस्न शबाब का नजराना पेश किया था। मैंने उस पर एतबार किया था, लेकिन जल्द ही उसकी चालबाजी का इल्म हो गया और मैंने उसकी एक टांग पर गोली मारकर उसे लंगड़ी बना दिया। एशियाई मुमालिक में अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया के जितने गॉडफादर्स शमशीर सिंह कालिया के हिमायती और दोस्तों में से थे, वो सब इस बात पर मेरे दुश्मन बन गए थे कि मैंने कालिया और शिल्पा को जख्मी किया था। कालिया के एक घुटने की हड्डी तोड़ दी थी और शिल्पा की एक टांग पर गोली मारकर उसे भी लंगड़ा बना दिया था। एशियाई मुल्कों के तमाम ड्रग माफिया के गॉडफादर्स दोनों बाप बेटी को इलाज के लिए अपने अपने मुल्कों में ले जाना चाहते थे। मैंने कालिया के घुटने पर कई फायर करके
घुटने की हड्डियां तोड़कर उसे बेहोश किया था, लेकिन शिल्पा की टांग पर एक ही गोली चलाई थी, इसलिए वो होश में थी। उसने तमाम हिमायती गॉडफादर से कहा था, मैं यहाँ लंदन में रहूंगी, मेरे इलाज में दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन आप लोग मेरे डैडी को इंडिया पहुंचा दें। वहाँ रॉ का डायरेक्टर जनरल और दूसरे आला अफसरान बड़ी तवज्जो से मेरे डैडी का इलाज करवाएंगे। इस तरह कालिया को इंडिया पहुंचा दिया गया था। शिल्पा ने लंदन के एक अस्पताल में अपना इलाज करवाया। मेरी चलाई हुई गोली उसके एक पैर की पिंडली के गोश्त को फाड़ती हुई गुजर गई। जख्म तकलीफदेह था मगर तशवीशनाक नहीं था। वो मरहम पट्टी करवाने के बाद अपनी एक खुफिया रिहाइश गाह में आ गई थी। जब कालिया को भारत पहुंचाया गया तो डीजी धावन ने भारत के उन तमाम डायरेक्टरों से उसका मुआयना करवाया जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के सिलसिले में माहिर सर्जन कहलाते थे। उन सब ने घुटने की टूटी हुई हड्डियों का मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट दी कि ऐसी चिकनाचूर होने वाली हड्डियों को सिर्फ लेडी डॉक्टर आमना जोड़ सकती है, या फिर कालिया की वो एक टांग घुटने के ऊपर से काट दी जाए। ऐसा न किया गया तो जख्म आहिस्ता आहिस्ता नासूर बनेगा और जिस्म के अंदर जहर फैलता जाएगा। डीजी धावन ने कालिया से कहा, तुम्हारे और डॉक्टर आमना के दरमियान बरसों पुरानी दुश्मनी है। वो तुम्हारी टांग का ऑपरेशन करने नहीं आएगी। वो ऐसी कट्टर दुश्मन है कि उसने अपने बेटे के जरिए ही तुम पर हमला करवाया। फरमान ने अपनी माँ के हुक्म के मुताबिक एक घुटना तोड़कर तुम्हें अपनी माँ के इलाज और ऑपरेशन का मोहताज बना दिया है। कालिया ने कहा, मैं अपनी टांग काटने की इजाजत डॉक्टरों को हरगिज नहीं दूंगा। उस लेडी सर्जन आमना को पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ के बड़े अस्पताल में ले आए, वो जरूर कामयाब ऑपरेशन करेगी। डीजी धावन ने कहा, वो आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर चुकी है। उसे अगवा करके इंडिया लाने से हमारा भारत देश सारी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुताबिक हमसे कहा जाएगा कि तुम्हें इलाज और ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेज दिया जाए। वहाँ तुम्हें भेजा जाएगा तो तुम माँ बेटे के रहमो करम के मोहताज बनकर रहोगे, शायद तुम जिंदा वापस ना सको। कालिया ने कहा, मैं जिंदा न रहा तो उन अहम राजों का क्या होगा? वो सब मेरी बेटी शिल्पा के पास महफूज हैं। अगर जल्द से जल्द मेरा कामयाब ऑपरेशन न करवाया गया तो शिल्पा बहुत जिद्दी है, वो इंतकामी कार्रवाई करेगी। रॉ वालों के गले में कालिया एक हड्डी की तरह फंस गया था। वो डॉक्टर आमना को अगवा करके और भारत लाकर तमाम दुनिया में अपने देश को बदनाम नहीं करना चाहते थे। ऐसे वक्त ताबानी ने डॉक्टर आमना को अपने मुराद की खातिर अगवा करके रॉ वालों की मुश्किल आसान कर दी थी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भारत को इस अगवा का इल्जाम दिया गया, लेकिन ये सबूत नहीं था कि अगवा करने वाले डॉक्टर आमना को भारत ले गए हैं। अब ये अंदेशा था कि पाकिस्तानी सुराग रसां डॉक्टर आमना का सुराग लगाने के लिए खासी तादाद में आएंगे, लिहाजा राजस्थान के पुष्कर टाउन में बड़ी राजदारी से ऑपरेशन के इंतजामात किए गए। इतना कुछ करने के दौरान में बाजी पलट गई। जो ताबानी मेरी अम्मी को अगवा करके ले गई थी वो मेरी अम्मी की बेटी और मेरी दीदी बन गई। हम दोनों अपनी बातें मनवा कर अम्मी को और कालिया को लंदन भेजने में कामयाब हो गए थे, लेकिन दुश्मन की जवाबी कार्रवाइयों से बेखबर थे। एक तो रॉ वाले कालिया के कामयाब ऑपरेशन के बाद भी हम माँ बेटे की आइंदा दुश्मनी को समझ सकते थे, और शिल्पा भी यही समझ रही थी कि हम सांप हैं, आइंदा उन्हें किसी तरह भी दुश्मन के जहर से हलाक कर सकते हैं। लिहाजा जब तक माँ लंदन में रहे तब तक मुझ बेटे को भारत में किसी कीमत पर रोके रखें। रॉ वालों के अलावा शिल्पा भी मुझे और ताबानी को तलाश कर रही थी। हमारी लाइल्मी में राजस्थान के हर छोटे बड़े शहर और गांव खेड़े में वो बड़ी राजदारी से हमें तलाश कर रहे थे। हम अपनी जगह मोहतात थे। राजस्थान छोड़कर उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में आ गए थे। भारत के हर बड़े छोटे एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर सुराग रसां और पुलिस वाले सादा लिबास में थे। इस तरह कालिया के अंडरग्राउंड रहने वाले सुराग रसां और कातिल शिल्पा के अहकामात की तामील करते हुए हमें ढूंढ रहे थे। कालिया के दूसरे हिमायती गॉडफादर्स ने उन्हें शिल्पा को आर्जी तौर पर ड्रग माफियाज की सरबराही मानकर उसके अहकामात की तामील करने पर मजबूर किया था। वो तमाम हिमायती गॉडफादर्स को 14 बरस की उम्र से शिल्पा की हाजिर दिमागी और चालबाजी को देखते आए थे। वो अक्सर बाप के मामलात में अमली तौर पर हिस्सा लेती रहती। पिछली बार उसने बड़ी हिकमत अमली से अपने बाप कालिया को लंदन पुलिस की हिरासत से रिहाई दिलाई थी। तमाम गॉडफादर्स मानते थे कि वो अपने बाप की सही जाननशीन है। भारतीय रॉ और इसराइली मोसाद वालों ने ब्रिटिश हुकूमत से सियासी समझौता किया था कि ड्रग माफिया का गॉडफादर शमशीर सिंह कालिया इलाज के लिए लंदन में चंद माह तक रहेगा। लिहाजा हिरासत से फरार होने वाले कालिया को गिरफ्तार न किया जाए। उसे एक भारतीय मुअज़्ज़ज़ शहरी की हैसियत से मेहमान मरीज तस्लीम करके इलाज करवाने के बाद भारत वापस जाने दिया जाए। पिछले एक बरस में लंदन के 2 सीक्रेट एजेंट भारत में और इसराइल में गिरफ्तार हो गए थे। रॉ और मोसाद ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यही समझौता किया कि
कालिया के सेहत याब होने के बाद उसे लंदन से भारत रवाना किया जाएगा और लंदन के 3 कैदी सीक्रेट एजेंटों को भारत और इसराइल से लंदन भेजा जाएगा। ये मामलात बड़ी राजदारी से तय हो गए थे। इन वाकयात से बहुत पहले जब कालिया अंडरग्राउंड सरगर्मियों में मसरूफ रहा करता था, तब उसने अपनी बेटी की किसी हम उम्र हिंदुस्तानी गरीब लड़की को इसलिए अपनी बेटी बनाया था कि वो उसकी बेटी शिल्पा से किसी हद तक मुशाबहत रखती थी। उसी की तरह ज़हीन और तेज तर्रार थी। उसका नाम बीना मुखर्जी था। कालिया ने उससे समझौता किया कि वो सचमुच बेटी बनकर रहेगी और शिल्पा की तरह जराइम की दुनिया में उसका साथ देती रहेगी तो उसे कोठियां और कारें मिलेंगी। पहले उसका बैंक बैलेंस लाखों रुपए का होगा, फिर ये बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए तक बढ़ता जाएगा। बीना मुखर्जी एक मामूली से मकान में बूढ़े माँ बाप के साथ बड़ी गरीबी और मोहताजी से तालीम हासिल करने के दौरान में बहुत दौलतमंद बनने के ख्वाब देखा करती थी। कालिया ने उसके तमाम ख्वाब पूरे किए और शिल्पा से मुशाबहत रखने वाली को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मुकम्मल तौर पर शिल्पा की हमशक्ल बना दिया। उसके छोटे भाइयों और बहनों को माँ बाप के साथ एक आलीशान कोठी में पहुंचाकर उनके लिए 50,000 रुपए माहाना अखराजात के लिए मुकर्रर करके उससे कहा, अब तुम बीना मुखर्जी नहीं सिर्फ शिल्पा हो। हमेशा अपने माँ बाप और भाइयों और बहनों से दूर रहो। तुम जिस मुल्क और जिस शहर में जाया करोगी वहाँ तुम्हारे रहने सहने का शाहाना इंतजाम होगा। हमारे मातहत रहने वाले खतरनाक मुजरिम भी हर मुल्क में तुम्हें गॉडफादर की बेटी शिल्पा समझकर तुम्हारे अहकामात की तामील करते रहेंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि अगर हमें कभी धोखा देने और हमसे गद्दारी करने की कोशिश की तो बुरी तरह हराम मौत मारी जाओगी। बीना ने कहा, जब मुझे बैठे बिठाए इतनी दौलत मिल रही है कि सिर्फ मैं जराइम की दलदल में रहकर अपने माता पिता और बहन भाइयों को लखपति और करोड़पति बनाती रहूंगी तो मैं पागल या एबनॉर्मल नहीं हूं कि तुम बाप बेटी से कभी धोखा करूंगी। ये तकरीबन पिछले 3 बरस पहले की बात थी। इस अरसे में बीना बड़ी तवज्जो और तुंदही से शिल्पा की आवाज और लहजे की अदायगी, उसके चलने फिरने का अंदाज, उसकी मखसूस कुदरती आदतें और स्टाइल सीखती रही। अब वो ऐसी हो गई थी जैसे शमशीर सिंह कालिया की कुदरती बेटी हो। शिल्पा की टांग का जख्म भर गया था। अब वो चलते वक्त एक जरा लंगड़ाती थी। दूर से उसके लंगड़ाने का पता नहीं चलता था। करीब से देखने पर मालूम होता था कि जो बड़े गुरूर से और नाजो अंदाज से चलती थी अब जरा सी चाल बदल गई है। वो बड़ी आहिस्तगी से कदम उठाकर धीरे धीरे चलती थी ताकि हल्की सी लंगड़ाहट का पता भी न चले। वो मेकअप के जरिए अपने चेहरे पर मामूली सी तब्दीली करने के बाद लंदन में ही थी। उसने चलने फिरने के मौजूदा अंदाज को एक वीडियो में पिक्चराइज करके उस कैसेट को भारत में बीना के पास भेज दिया था और उससे फोन पर कहा था, मेरे मौजूदा चलने फिरने के अंदाज की मशक करो। डैडी को इलाज के लिए लंदन लाया जा रहा है। मैं उनकी सेहत याबी तक यहीं रहूंगी। तुम्हें फरमान की तस्वीरें दी गई हैं। उसे तलाश करके अपने मातहतों के जरिए किसी तरह गिरफ्तार करके खुफिया अड्डे में कैद कर दो ताकि फरमान के चाहने वाले हमजा और राजा नवाज लंदन आकर मेरे डैडी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो हम फरमान को उनकी कमजोरी बना देंगे। शिल्पा एहतियाती तदाबीर पर खुद भी अमल कर रही थी और बीना से भी अमल करवा रही थी। बीना भारत में रहकर डीजी धावन से शिल्पा बनकर गुफ्तगू किया करती थी। रॉ वाले फोन कॉल से समझ लेते थे कि कालिया की बेटी शिल्पा भारत के किसी छोटे बड़े शहर में है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनके तमाम अहम राज उससे हासिल किए जा सकेंगे। लेकिन फोन कॉल ट्रेस करने के बाद रॉ के जासूस उस इलाके के मकान या दुकान में पहुंचते थे तो वो नजर नहीं आती थी। उनके पहुंचने से पहले ही फरार हो जाती। जिस घर या दफ्तर के फोन से वो गुफ्तगू करती थी वहाँ के लोग कस्में खाकर कहते थे कि उनके फोन से किसी लड़की ने फोन नहीं किया है। वो ऐसी चालबाजी से फोन करती थी कि उसे तलाश करने वाले टेलीफोन डिपार्टमेंट के आला अफसरान से मालूमात हासिल करते थे। जदीद टेक्नोलॉजी के एक माहिर अफसर ने बताया कि अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे बड़े ममालिक में मोबाइल फोन जैसा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला है जो वहाँ के इंटेलिजेंस के और दूसरे अहम शोबों में इस्तेमाल होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक आले को किसी के घर या दफ्तर फोन नंबर से मुंसलिक कर लिया जाता है। उस घर या दफ्तर से दूर रहकर भी उनके फोन नंबर डायल करके किसी से भी बातें की जा सकती हैं और शिल्पा बनकर रहने वाली बीना यही कर रही थी। अब कालिया लंदन जा चुका था और वो मुझे तलाश कर रही थी। भारत के हर बड़े शहर में उसके 4-6 मातहत थे। उसने तमाम मातहतों को हुक्म दिया था कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर से लेकर राजस्थान के ऐसे इलाकों में रहें जहां से गैर कानूनी तौर पर सरहदें पार की जाती हैं। वो भारत के साहिली
علاقوں سے بھی پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ تعداد میں 3 ہیں۔ ایک کا نام فرمان ہے جس کی تصویریں تمام ماتحتوں کو دی جا چکی ہیں۔ دوسرا تابانی ہے جس کی تصویر را والوں کے پاس ضرور ہوگی، لیکن بینا را والوں کی لا علمی میں ہمیں تلاش کر رہی تھی۔ ان سے تصویریں اس لیے بھی مانگنا نہیں چاہتی تھی کہ ان کی نظروں میں تابانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ امی کو اور انکل ہاشم کو، حمزہ اور راجہ نواز کو صرف میرے ذریعے جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ہم میں تیسری پوجا تھی، وہ بھی بینا کے لیے غیر ضروری تھی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو تاکید کی تھی کہ اگر ہم نظر آ جائیں اور ہمارے درمیان خواہ کتنی ہی کاؤنٹر فائرنگ ہو، فرمان کو مرنا نہیں چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ زخمی کیا جائے تاکہ اسے قیدی یا یرغمال بنا کر رکھا جائے۔ میں نے تابانی سے کہا، دیدی بھارت سے باہر جانے والے راستوں کی نگرانی ہو رہی ہوگی، پولیس اور سراغ رسانوں کی طرح شلپا کے آدمی بھی ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود ہمیں کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنا ہوگا۔ وہ بولی، تم پاکستان جانے کے لیے سوچ رہے ہو؟ امی کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پہلے لندن جانا چاہیے۔ میں نے کہا، تم امی کے سلسلے میں بے فکر رہو، وہاں انکل ہاشم پہنچے ہوئے ہیں، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن پہلے پاکستان جا کر میں اپنے بہنوئی مراد کو کسی طرح جیل سے نکالوں گا۔ دیدی نے خوش ہو کر مجھے دیکھا، میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی طرف جھکا کر میری پیشانی کو چوم لیا، پھر کہا، دلوں کی گہرائیوں سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں، لیکن تم اپنے مراد بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھاؤ گے تو ہمیں ناکامی ہو سکتی ہے۔ کامیابی اس طرح ہو سکتی ہے کہ انکل ہاشم کی طرح ہمارے پاس وفاداروں کی فوج اور وسیع ذرائع ہوں۔ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے مجھے اسپتال سے فرار ہونے کا موقع دیا ہے۔ پوجا نے کہا، اگرچہ گاڈ فادر ہاشم لندن میں ہیں، لیکن فرمان کے ایک فون کرنے پر ہمیں پاکستان میں وفاداروں کی فوج، ضرورت کا ہر سامان اور مراد بھائی کو جیل سے نکال لانے کے تمام ذرائع فراہم کر دیے جائیں گے۔ تابانی نے کہا، تم دونوں کی طرح مجھے بھی انکل ہاشم پر پورا اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے پاکستان چلیں گے، انکل ہاشم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کے ٹھوس مواقع ہوں گے، کسی طرح کی معمولی سی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی تو ہم مراد کو وہاں سے نکال لانے کے لیے سب کچھ کر گزریں گے، ورنہ انکل ہاشم کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ ہم راجستھان سے نکل کر مہاراشٹر پہنچے تھے، پھر ممبئی شہر سے گزرتے ہوئے گوا پہنچے۔ گویا بینا عرف شلپا کی یہ پلاننگ درست تھی کہ ہم کسی ساحلی علاقے سے ہو کر پاکستان جائیں گے۔ فی الوقت ہم اس کی پلاننگ سے بے خبر تھے، اور مصیبتیں ہمیشہ بے خبری میں ہی آیا کرتی ہیں۔ امیر حمزہ کی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ راجہ نواز کو اپنے کندھے پر لاد کر دوڑتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا۔ جان محمد دونوں ہاتھوں میں ریوالور اور کلیشنکوف لیے حمزہ سے آگے دوڑ رہا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہاں سے فرار ہونے والی ٹینا کوٹھی کے باہر کہیں چھپ کر فائر کر سکتی ہے، لیکن کھڑکی کے شیشے توڑ کر فرار ہوتے وقت ٹینا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ حمزہ ایک ٹیکسی میں پچھلی گلی سے آیا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر راجہ کو لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ حمزہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے بولا، یہاں سے ہولی کراس اسپتال قریب ہے، فوراً چلو۔ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ جان محمد اگلی سیٹ پر تھا۔ حمزہ نے اس سے کہا، کلیشنکوف باہر پھینک دو، ریوالور کو لباس میں چھپا لو، ورنہ اسپتال والے ہمیں دہشت گرد سمجھیں گے۔ اس نے کلیشنکوف کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اسپتال قریب تھا، وہ 6 یا 7 منٹ میں اسپتال پہنچ گئے۔ جان محمد ٹیکسی سے نکل کر دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں جا کر 2 وارڈ بوائز کے ساتھ اسٹریچر لے آیا۔ راجہ کو ٹیکسی سے نکال کر اس پر لٹا دیا گیا۔ حمزہ نے ڈرائیور کو اس کی توقع سے زیادہ کرایہ دے کر رخصت کر دیا۔ راجہ کو ایمرجنسی وارڈ میں پہنچاتے ہی ایک ڈاکٹر نے اسے اٹینڈ کیا۔ اس کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے بے ہوش ہوا ہے؟ حمزہ نے بات بنائی، یہ اچانک سینے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا، ہم اسے قریبی کلینک لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ درد ختم ہو گیا، لیکن یہ کہنے لگا کہ بے حد کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہ چند سیکنڈ کے بعد ہی بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کلینک کے ڈاکٹر نے کوئی غلط انجیکشن لگایا ہے، ایسے ڈاکٹروں پر کیس کرنا چاہیے۔ حمزہ نے کہا، ہم اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اسے ہوش میں لا کر اس کلینک والے ڈاکٹر کے خلاف پرچی لکھ دیں، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن تیار کیا، پھر اسے راجہ کے بازو پر لگایا۔ اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ہیلو مسٹر، ہاؤ ڈو یو فیل؟ راجہ نے جواب نہیں دیا، اسی طرح پلکیں
झपकाए बगैर सामने दीवार को तकरा था। हमजा ने आवाज दी, राजा खामोश क्यों हो? क्या अब भी कमजोरी महसूस कर रहे हो? वो पलके नहीं झपक रहा था, एक टुक सामने दीवार पर नजरें जमाए हुए था। डॉक्टर उसकी कलाई थामे नब्ज की रफ्तार देख रहा था, फिर स्टेथोस्कोप के जरिए उसके दिल की धड़कनें सुन रहा था। हमजा ने कहा, राजा मेरी तरफ देखो। डॉक्टर ने कहा, ओ गॉड, ये कोमा में है। हमजा ने चौंक कर डॉक्टर को देखते हुए पूछा, कोमा? वो बोला, जी हाँ। इसके कान हमारी आवाज नहीं सुन रहे, ये देख रहा है लेकिन दिमागी कमजोरी इसे नहीं समझा रही कि ये क्या देख रहा है और कहाँ पड़ा है। इसका जिस्म मुतहर्रिक नहीं है। कोमा से निकलने के बाद उसके हाथ पांव हरकत कर सकेंगे? हमजा ने पूछा, ये कोमा से कब निकलेगा? डॉक्टर ने कहा, उस क्लिनिक के डॉक्टर ने जो दवा इंजेक्ट की है उसका असर खत्म होने के बाद ये नॉर्मल हालत में आ सकेगा। हमजा और जान मोहम्मद समझ रहे थे कि किसी डॉक्टर ने नहीं, टीना ने वो मुज़िर रसा दवा इंजेक्ट की है। डॉक्टर ने कहा, जब तक ये कोमा में है आप इसे अस्पताल में रहने दें, हम इंजेक्शन के जरिए इसके अंदर खुराक पहुंचाते रहेंगे। हमजा ने कहा, हमें आपकी हिदायत पर अमल करना चाहिए, लेकिन हमारी समझ में आ गया है कि वो डॉक्टर हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। अगर दुश्मनों को मालूम होगा कि मेरे दोस्त को इस अस्पताल के एक कमरे में रखा गया है तो वो यहाँ पहुंचकर उसके साथ आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम इसे छुपा कर रखेंगे। डॉक्टर ने कहा, ये दुश्मनी और तखरीबकारी का मामला है तो हम अपने अस्पताल में दूसरे मरीजों को खौफजदा नहीं होने देंगे, आप इन्हें ले जा सकते हैं। हमजा ने डॉक्टर की फीस अदा की। इस दौरान में जान मोहम्मद ने फोन के जरिए गॉडफादर हाशिम के दस्ते-रास्त अमानत शेख से राब्ता किया, उसे राजा नवाज के हालात बताए और कहा, आप फौरन एक गाड़ी भेज दें, ऐसे गार्ड्स को भी रवाना करें जो हमारा ताकुब करने वालों पर नजर रखें। हमारी तंजीम के खास डॉक्टर को हिदायत दें कि जब तक राजा साहब कोमा में रहें तब तक उनके अलावा उनके मातहत डॉक्टर भी राजा साहब को दिन रात अटेंड करते रहें और इंजेक्शन वगैरह के जरिए उनके अंदर ग़िज़ा पहुंचाते रहें। अस्पताल में तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद एक एम्बुलेंस आ गई। राजा को स्ट्रेचर पर लिटाकर गाड़ी के पिछले हिस्से में लिटाया गया। जान मोहम्मद गाड़ी ड्राइव करने वाले को पहचानता था। रास्ते में हमजा ने हाशिम के दस्ते-रास्त अमानत शेख से राब्ता किया। अमानत शेख ने कहा, आप पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ इस गाड़ी में आ जाएं। उस गाड़ी को देर तक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घुमाया जाएगा ताकि हमारे आदमी दूर ही दूर से ताकुब करने वाले दुश्मनों को ताड़ सकें। अच्छी तरह इत्मीनान होने के बाद आपको एक खुफिया रिहाइश गाह में पहुंचाया जाएगा, वहां हमारा खास डॉक्टर पहले से मौजूद होगा। अभी मैं गॉडफादर से राब्ता करके उन्हें आपके हालात बता रहा हूँ। अमानत शेख ने राब्ता खत्म कर दिया। हमजा ने अपना मोबाइल फोन बंद करके तशवीश भरी नजरों से अपने जानिसार दोस्त को देखा। राजा बदस्तूर आंखें खोले एक लाश की तरह साकित पड़ा हुआ था। उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। वो देखते हुए भी नहीं देख रहा था, कान रखते हुए भी नहीं सुन रहा था और दिमाग रखते हुए भी कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। उसकी जिंदगी के आसार उतने ही थे कि नब्ज चल रही थी, दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। सांसों की आमदोरफ्त इतनी धीमी थी जैसे वो सांसें किसी भी घड़ी उसका साथ छोड़ने वाली हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।